हेलो जी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम एनसीईआरटी क्लास 12 है ना, एनसीईआरटी क्लास 12 का पॉलिटी का बुक है ना, जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे। और उसी क्रम में आज हमारा तीसरा क्लास है। इसके पीछे 2 क्लास हो चुका है, तो आप एक बार जा करके देख सकते हैं, है ना उसे, जिसमें से हम दोनों 2 क्लास में देखें क्या है। एक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का इंट्रो देखे थे परिचय के रूप में कि किस किस प्रकार की चुनौतियां देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरा क्लास में हम देखे थे विस्थापन, यानी कि विभाजन पहले देखे थे। भारत का विभाजन होगा और विभाजन के बाद जो है विस्थापन होगा, और विस्थापन और विभाजन के परिणाम स्वरूप कई सारी समस्याएं आएगी। ठीक है, जैसे भारत से लोग पाकिस्तान से लोग भारत में आएंगे, भारत से लोग कुछ पाकिस्तान में जाएंगे, और इसके कारण आवास की समस्या उत्पन्न होगी, रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, भोजन की समस्या उत्पन्न होगी। तो ये सब समस्याओं को सरकार कैसे निपटान करती है वो पिछला क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। आज हम इसका दूसरा टॉपिक देखेंगे, जिसमें है रजवाड़ों का विलय। दूसरा प्रमुख समस्या में से था राष्ट्र निर्माण में वो रजवाड़ों का विलय। अब देखिए, मुख्यतः देखा जाए तो भारत जो है, भारत नहीं संपूर्ण विश्व जो है राजतंत्र ही था। अगर आज से 1000 वर्ष पीछे चले जाएं, 2000 वर्ष पीछे चले जाएं, तो ज़्यादातर विश्व के देश जो थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के रूप में कायम थे। भारत में था, मुगल बादशाह का था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था। उसके समय अगर देखेंगे तो ये सातवाहन, गुप्ता और बहुत सारा राजा शासन किया करते थे। ये भारत का कहानी था। उसके अलावा यूरोप में भी वैसा ही था। फ्रांस में राजा शासन करता था, जर्मनी में भी वहाँ का। तो उस प्रकार से संपूर्ण विश्व में राजतंत्र था। उसी प्रकार से भारत में भी था, क्योंकि ब्रिटिश भारत पर जब अधिकार किया था तो उन रजवाड़ों को जीत जीत करके अपने भाग में मिलाते चला गया था ब्रिटिश। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश महारानी यह घोषणा करती है, ब्रिटिश महारानी यह घोषणा करती है कि जो रजवाड़ा अब तक विलय हो चुका है वो हो चुका है। अब जो रजवाड़ा बचा है उसे विलय नहीं किया जाएगा, उसे यथास्थिति स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, है ना। हाँ, लेकिन उस पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा 1857 की क्रांति के बाद। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में जब आज़ाद हो रहा था भारत, तो उस समय भी उसी प्रकार का कुछ समस्या देखने को मिलेगा, है ना। भारत जो है वो 2 पार्ट में रहेगा। पहला रहेगा ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र रहेगा जिस पर ब्रिटिश का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, आइए देखिए 1857 का विद्रोह जहाँ ज़्यादा एक्टिव था वो संपूर्ण ब्रिटिश का क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो जाएगा, बंगाल वाला हो जाएगा क्षेत्र। ठीक है, ये संपूर्ण किसका क्षेत्र रहेगा, तो ब्रिटिश का क्षेत्र रहेगा। उसके बाद कुछ ये मद्रास, पहले तो 3 प्रेसिडेंसी था ब्रिटिश, वो देख लेंगे। 3 मुख्य प्रेसिडेंसी था, बंगाल प्रेसिडेंसी, इधर बम्बई प्रेसिडेंसी और इधर मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 को तो मुख्य प्रेसिडेंसी। उसके अलावा और भी कुछ क्षेत्र को विलय करके रखा था, जैसे देखिए ये भी ब्रिटिश के ही अधीन में था। इधर देखा जाए मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये सब ब्रिटिश के अधीन था। फिर इधर हैदराबाद का निजाम रजवाड़ा के रूप में था। फिर इधर मैसूर एक देसी रियासत के रूप में था। इधर त्रावणकोर था केरल की तरफ। गुजरात में भी देसी रियासत ढेर सारा था, 12-14 वो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जूनागढ़ वगैरह उसी में से एक था। ठीक है, फिर राजस्थान में राजपूताना शासन रहेगा। पंजाब में भी देसी रजवाड़ा रहेगा, जम्मू कश्मीर में भी देसी रजवाड़ा रहेगा, इधर बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में भी देसी रजवाड़ा रहेगा। ठीक है, तो इतना देसी रजवाड़ा था। पॉइंट से हम उसको इंडिकेट कर चुके हैं। ऐसे बेसिकली हम मोटा मोटी देख चुके हैं कि इतना देसी रजवाड़ा का क्षेत्र रहेगा। ब्रिटिश अधीन क्षेत्र ये मेजर क्षेत्र था, ये सब ब्रिटिश अधीन मेजर क्षेत्र था। इसके अलावा और भी क्षेत्र था, ये भी ब्रिटिश अधीन ही क्षेत्र। तो देखा जाए यहाँ तो 2 क्षेत्र निकल करके आ रहा है। एक ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र जो ब्रिटिश जीत करके खुद में, जिस पर खुद का नियंत्रण करके खुद शासन चलाता था, और एक वैसा क्षेत्र जो देसी रजवाड़ा के अधीन था, इस पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश अपना शासन करता था। ये देसी रजवाड़ा का संचार, विदेश संबंध और कुछ बाहरी नीति ब्रिटिश तय करता था। ठीक है,
बाकी अंदर में इसकी आंतरिक स्थिति में यानी कि शासन करने का अधिकार रजवाड़ा को पूर्णतः शासन करने का अधिकार ब्रिटिश दे रखा था, है ना। तो भारत 47 के बाद आजाद होगा तो दो क्षेत्र में भारत बटा हुआ रहेगा, एक ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र, दूसरा रहेगा देसी रजवाड़ा के अधीन क्षेत्र, ठीक है। तो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र जो रहेगा वो तो स्वतंत्र हो रहा था, काहे कि लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था या फिर ब्रिटिश का कहना था कि हम अपने अधीन यानी कि ब्रिटिश के अधीन जो क्षेत्र था वो हम स्वतंत्र छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन देसी रजवाड़ा के क्षेत्र को जो है वो पूर्ण स्वायत्तता दे दिए थे, या तो आप स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें कि हम एक देश के रूप में रहेंगे, या फिर आपकी इच्छा तो आप भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। क्योंकि दो मुल्क बन चुका था, दो मुल्क के रूप में बन चुका था भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान बन चुका था। तो रजवाड़ा के पास दो ऑप्शन था, या तो वे भारत में शामिल हो जाए या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ठीक है। या तो वे भारत में शामिल हो जाए या तो वे पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा, दो ऑप्शन था उनके पास। और तीसरा ऑप्शन था स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकते हैं, मतलब एक देश के रूप में स्थापना कर सकते हैं खुद को, ये तीसरा ऑप्शन भी दे रखे थे उसको, ठीक है। चलिए, रजवाड़ा भारत व पाकिस्तान में मिलने के लिए स्वतंत्र थे या फिर स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए स्वतंत्र थे, मतलब एक नया देश के रूप में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र। कोई दिक्कत नहीं था, भारत सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन समस्या यहाँ था कि भारत के जो लोग थे, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग जो है एक संपूर्ण भारत के निर्माण का स्वप्न देखे थे, संपूर्ण भारत की एकता का स्वप्न देखे। लेकिन यहाँ 565 देशी रियासत आता है, अगर 565 भाग में संपूर्ण भारत टूट जाएगा तो वो एकता, अखंडता, लोकतंत्र सब और एक भारत का सपना चूर चूर हो जाएगा हमारे स्वतंत्रता सेनानी का, ठीक है। तो समस्या यहाँ था, है ना, कि संपूर्ण भारत एक बनना चाह रहा था, जैसा कि प्राचीन समय में मौर्य के टाइम में भी भारत एक था। तो हमारे चाहते थे नीति निर्माता या फिर हमारे आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे वो भी चाहते थे कि संपूर्ण भारत एक रहे, ठीक है। तो 565 देश रियासत था और 565 को एग्री करके, अपनी बातों मनवा करके 565 राजा के, वहां की जनता को अपने तरफ एग्री करके भारत में उसको मिलाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। कहा कि सबके अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। तो उसी प्रकार से 565 जो देशी रियासत होगा, सभी राजा के अपना अलग अलग विचारधारा होगा, सब अपनी बात कोई कहेंगे कि हमको ये स्वतंत्रता चाहिए, हमको इस प्रकार का अधिकार चाहिए। तो उस परिस्थिति में भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो यहाँ समस्या निकल करके आएगा क्या, तो 565 देशी रियासत था और 565 को एक करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम। रजवाड़े स्वतंत्र अस्तित्व भी चाहते थे, कुछ रजवाड़ा, है ना, उसमें से कुछ को तो देखा जाए तो मान गए थे भारत या पाकिस्तान में शामिल होना, लेकिन कुछ जो थे वो एक्सेप्शन थे, वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन अपनी योजना में कह चुके थे कि जो रजवाड़ा स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ देशी रजवाड़ा भी गलत नहीं था कि भाई भारत के आज़ादी वाला अधिनियम जो आया था उसमें ही कहा गया था कि स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते, लेकिन भारत की एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से 565 को स्वतंत्र रखना एक बहुत बड़ा खतरा था। नया नया देश बना और इतना पार्ट में टूट जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है, बालकन वाला समस्या उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब सरकार का नजरिया किस प्रकार से था, यानी कि भारत सरकार का जो तत्कालीन सरकार का अंतरिम सरकार के रूप में जो गठित हुई थी वो सरकार का नजरिया किस प्रकार का था। तो अंतरिम सरकार जो चाहती थी कि संपूर्ण भारत एक रहे, वो तो हम बताए थे कि पाकिस्तान के अस्तित्व तक को स्वीकार नहीं कर रही थी कि हम पाकिस्तान तक विभाजन नहीं होने देंगे, क्यों भारत को दो टुकड़े होने देंगे। लेकिन समस्या क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो है सांप्रदायिक हिंसा पर उतर आया एक नए देश के निर्माण के लिए, तब अंततः सबको स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी खुद बोले कि भाई लड़ करके मरने से अच्छा है कि सब लोग जो है अलग ही रहे, दो मुल्क ही रहे, कम से कम जिंदा तो बचेगा ना। बताए थे कि करीब करीब 80 लाख लोग विस्थापित हुए थे, 5 से 6 लाख लोगों की हत्या हुई, ये तो सरकारी आंकड़ा है। गदर मूवी में देखे हुए कि ट्रेन से एकदम लाशों से लदा हुआ ट्रेन आता था,
तो उसी प्रकार का समस्या यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिला पहले। अब आगे समस्या कम होने का नाम नहीं ले रहा था, दूसरा समस्या के रूप में ये आया था, और इसी कारण सरकार चाहती थी कि हम जो है स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे। हम तो ऑलरेडी 2 राज्य के रूप में गठित हो गया, 2 देश के रूप में, ठीक है। मुस्लिम लीग लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन करती थी। वो अब मुस्लिम लीग क्यों स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन कर रही थी, वो थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करेंगे ना तो इजीली पता चल जाएगा। क्या कि उसमें बहुत सारे जो नवाब थे ना वो मुस्लिम थे, और राज्य यानी कि रजवाड़ा के विलय का अधिकार जो दिया गया था और रजवाड़ा के प्रमुख को यानी कि राजा को अधिकार दिया गया था। मान लीजिए जूनागढ़ को मिलाना है भारत में या फिर पाकिस्तान में, तो जूनागढ़ के राजा पर ही बात छोड़ दिया गया कि राजा किसमें मिलना चाहते हैं। तो अब मुस्लिम लीग का जो प्रमुख थे अली जिन्ना, उनको लग रहा था कि ज्यादातर लोग जो है पाकिस्तान में ही मिलेंगे, और बहुत सारे लोगों का ऐसा रुख भी रहता, पाकिस्तान में मिलना ही चाहते हैं। जैसे जूनागढ़ की बात करें, वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। हैदराबाद का निजाम भी जाकर के बाद में गुत्थम गुत्थी करने लगते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो मुस्लिम लीग जो है स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन कर रही थी, ठीक है। मुस्लिम लीग स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन कर रही थी, वो अपने फायदे के लिए स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन कर रही थी। अब देखेंगे कि विरोध करने वाले राजा कौन थे। एक देखिए त्रावणकोर जो है वो केरल का क्षेत्र है, वो राजा चाहते थे कि हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। हैदराबाद का निजाम भी चाहता था हम भी एक स्वतंत्र देश में रहे। भोपाल जो था वो भी स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहता था, ठीक है। तो संपूर्ण भारत का विलय तो हो जाता है, लेकिन ये 4 जगह मामला फंस जाता है, ये 4 जगह मामला एकदम फंस जाता है। अब विलय किस प्रकार से होता है, तो यहाँ बीच का रास्ता निकालेंगे कौन, पटेल जी। पटेल जी रास्ता निकालेंगे और एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, है ना। एक तरीके से एक विलय पत्र रहेगा। उस विलय पत्र में यह लिखा हुआ रहेगा, ये अभी जो बताए थे ना, जो ब्रिटिश को दिया जा रहा था संचार का अधिकार, संचार का तय करता था देसी रजवाड़ा का ब्रिटिश, संचार व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसका ब्रिटिश तय करता था देसी रजवाड़ा का, ठीक है। तो उसी प्रकार का ये विलय पत्र के द्वारा पटेल जी द्वारा कहा गया कि रजवाड़ा जो देसी रजवाड़ा रहेगा, देसी रजवाड़ा का जो है वो उस पर दस्तखत हस्ताक्षर जरूरी है, ठीक है। हस्ताक्षर के माध्यम से उसमें लिखा हुआ क्या था कि इस संपूर्ण क्षेत्र जो है यानी कि देसी रजवाड़ा जो उस पर साइन करेंगे उनके शब्दों में, यह संपूर्ण क्षेत्र जो है वो भारत में विलय हो रहा है या पाकिस्तान में विलय हो रहा है, जो भी अब आने वाले समय में ये भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, और आने वाले समय में कभी भी यह भारत से अलग होने का प्रयास नहीं करेगा। ये वह विलय पत्र में था। ये बनाए कौन थे, तो पटेल जी अपने सूझबूझ के हिसाब से बनाए थे, और पूरा संपूर्ण भारत में सभी देशी रियासत में ये विलय पत्र के माध्यम से ये 565 को विलय करने में सफलता हासिल कर लिए, सिवाय ये 4 को छोड़ के सब में सफलता हासिल हो गया। जम्मू कश्मीर के शासक बोले कि हम स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं, यहाँ तक कि वारंट ब्रिटेन से भी मिलते हैं, बोलते हैं ऐसा तो संभव है, लेकिन आप 2 देश के बीच में फंसिएगा ना, पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो मुझे लगता है यहाँ समस्या हो जाएगा। हो ही गया समस्या, ठीक है। फिर हैदराबाद का निजाम बोला 1947 में कि हमको बस 1 साल का वक्त दे दीजिए, हम अभी स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। पटेल जी बोले ठीक है जाइए आप भी लीजिए 1 साल का वक्त। फिर मणिपुर के राजा जो थे वो भी बोल रहे थे कि हम भी स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ पटेल जी के द्वारा कुछ दिया गया, तो जैसे बोले कि आप चुनाव करवा लीजिए, आप वहाँ का शासक आप ही रहिएगा, लेकिन हमको सिर्फ संचार का अधिकार, विदेश नीति तय करने का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार दे दीजिए, बस, है ना, सिर्फ यही तीनों चाहिए। तो और फिर जूनागढ़ का भी वही स्थिति था, जूनागढ़ भी बोला कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अब वो फिर लेकिन पाकिस्तान में मिलने के लिए एग्री हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहाँ तक देख चुके थे। तो सरकार का नजरिया किस प्रकार का था, तो सरकार जो है अंतरिम सरकार इस अस्तित्व के विरुद्ध थी, स्वतंत्र अस्तित्व के, लेकिन मुस्लिम लीग स्वतंत्र अस्तित्व का समर्थन कर रही थी। अंततः पटेल जी एक बीच का रास्ता निकालते हैं और एक विलय पत्र बनाते हैं और कहते हैं इस विलय पत्र में साइन करते चल जाइए और भारत में शामिल होते चल जाइए। सभी को शामिल करने में पटेल जी को सफलता मिला।
5-6 क्षेत्र को छोड़ करके, ठीक है। अब वो क्षेत्र का विलय कैसे किया जाता है तो देखेंगे। सबसे पहले हैदराबाद का विलय 1947 में बोला कि हमको स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, हमको 1 साल का वक्त चाहिए, पटेल जी दे दिए। अब हुआ क्या, ये 1 साल के दौरान ये क्या करता है, वहां के लोगों जो विरोधी थे निजाम के जो विरोधी थे उसको दबाने के लिए एक पुलिस संगठन का गठन करता है, और पुलिस संगठन का नाम था रजाकार, है ना। रजाकार का गठन करेगा, और वो रजाकार जो रहेंगे वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे, ठीक है। वो रजाकार का गठन करेंगे और वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा रजाकार, यानी कि वैसे व्यक्ति, हैदराबाद में रहने वाले वैसे व्यक्ति जो निजाम का विरोध करते थे या फिर भारत में मिलने को समर्थन करते थे, वैसे लोगों को टारगेट करके हत्या की गई, वैसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। और इस प्रकार से कहा जाता है वहां भी लाखों लोगों की हत्या होती है। अब वहां और भी समस्या उत्पन्न होगी, जैसे वहां के किसानों के साथ बेरोजगारी की समस्या, किसानों के साथ उत्पादन की समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या थी युवा को। और यहाँ राजा जो था वो ये पक्ष में था कि हमको भारत में मिलना ही नहीं, लेकिन आंतरिक समस्या सुलझ नहीं रही थी, लेकिन राजा कुछ और ही रंगरलियों में मस्त थे। तो होती क्या है आगे चल करके, जब रजाकार जो है वो लोगों का विरोध करना, लोगों को दबाना शुरू करती है, तो वहाँ के कांग्रेस यानी कि हैदराबाद में जो क्षेत्रीय कांग्रेस पार्टी जो रखती है वो विरोध करने में एकदम फ्रंट पे आ जाती है। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी, हैदराबाद में जो क्षेत्रीय कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो भी विरोध करने पर आगे आ जाती है। रजाकार का गति और तीव्र हो जाएगा, वो और तीव्र गति से विरोध को दबाना शुरू करेगा हैदराबाद में। अब वहां से कुछ लोग भाग करके भारत पहुंच जाएंगे, भारत आएंगे और दिल्ली में भारत सरकार से गुहार लगाएंगे कि हैदराबाद में कुछ कीजिए, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, जबरदस्ती मारा जा रहा है जो भारत के पक्ष में बोलते हैं, ठीक है। अंततः पटेल जी जो है भारत के सैनिकों को एंट्री करवा देते हैं हैदराबाद में, और कुछ समय के बाद, महज 1 से 2 दिन के बाद संपूर्ण हैदराबाद भारत में विलय हो जाता है, ठीक है। और जब वहाँ एक घटना है, वहाँ एक छोटा सा कहानी है, जब जैसे ही वहाँ सैनिक को एंट्री करवाते हैं तो हैदराबाद का निजाम जो है वो जाकर के यूएनओ में केस कर देता है। यूएनओ में वो अपना जाकर के कहता है कि भारत जो है हम पर अधिकार कर रहा है। यूएनओ से आता है भारत के पास समाचार कि आप वाकई में अधिकार कर रहे हैं, तो नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ का जनता जो है ना, हैदराबाद की जनता चाह रही है हम भारत में मिले, तो कुछ ने उनका सहयोग कर रहे हैं सैनिक कार्रवाई के माध्यम से, है ना। एक सैनिक कार्रवाई है और कुछ ने है, और वो सैनिक कार्रवाई के माध्यम से 1948 में हैदराबाद का विलय कर लिया जाता है। तो हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बन गया। देखिए हैदराबाद का निजाम जो था ना जी, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ये समस्या था, है ना। अब भारत मिलने देगा नहीं, कहे कि नौटंकी करेगा, ये लोग इधर से जाएगा यहाँ नाचते हुए आएगा, पूरा ही किनारे देखते जाएगा ऐसे मुंडी करके, है ना, इधर कोची कर रहा है किनरवा में भारत। तो ऐसे में जितना भी इधर भारत का व्यापार चलेगा या फिर जो भी गतिविधि होगा, फैक्ट्री गतिविधि, सब पर पाकिस्तान का नजर रहेगा। अब बताओ, इधर बांग्लादेश है, यहाँ से भी इधर आएगा अपना सबमरीन लेकर के, यहाँ से इधर जाएगा, पूरा नाचते रहेगा, चौकी देखते रहेगा हिंद महासागर में, भारत उसको रोक नहीं सकता था। इस कारण भारत ध्यान में रखते हुए हैदराबाद को विलय कर लेता है। ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, इसी बुक में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, तो उसमें हम अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है। फिर हैदराबाद के बाद बचा मणिपुर। तो मणिपुर में बोधचंद्र सिंह जो थे वहाँ के राजा थे, पटेल जी वहाँ भी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस विलय पत्र पर दस्तखत चाहिए, और दस्तखत के माध्यम से आप हमें बस अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का अधिकार दे दीजिए कि आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हम तय करेंगे, आपके सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो बस इस प्रकार का वो विलय पत्र पर साइन करवा करके पटेल जी आते हैं, और उसके बाद वहाँ कुछ समय के बाद वहाँ चुनाव कराया जाता है, यानी कि बोधचंद्र सिंह को चुनाव के लिए एग्री कर लिया जाता है कि जनता के मर्जी से शासन चलाने, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना को लेकर के। तो मणिपुर भारत का ऐसा प्रथम क्षेत्र रहेगा जहाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी, आने वाले समय में विधानसभा की स्थापना होगी। वहाँ की विधानसभा, मणिपुर की विधानसभा भारत में मिलना नहीं चाहती थी या फिर मिलना चाहती थी, इस बात पे असमंजस थी, लेकिन भारत सरकार जब देखी कि ये सब क्षेत्र जो है वो विरोध कर रहा है, तो ऐसा ना कि मणिपुर भी मेरे हाथ से निकल जाए, तो भारत सरकार
बोधचंद्र सिंह पर दबाव बनाना शुरू करती है और दबाव बना करके अंततः उसको भी भारत में मिला लिया जाता है। कहा जाता है कि मणिपुर की जनता नहीं चाहती थी भारत में मिलना। यही रीजन है कि मणिपुर की जनता आज भी विरोध करती है ना। आज भी देखते होंगे वहाँ कुकी संप्रदाय को लेकर के मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा की घटना हुई है और केंद्र सरकार अंततः अपना कब्जे में लिया है उसको, शासन प्रशासन को, विधानसभा को भंग किया गया है ना। तो ये हो गया मणिपुर का। जूनागढ़ ये गुजरात के दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित है। अब जूनागढ़ की 90% आबादी जो थी वो हिंदू की थी, 10% मुस्लिम की। यहाँ के शासक जो थे वो मुस्लिम थे। अब ये भी चाहते थे हम भी पाकिस्तान में मिले, ये चल गए पाकिस्तान में। मोहम्मद अली जिन्ना के पास जाकर बोल देते हैं कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। वो तो चाह ही रहे थे कि हमको क्षेत्र मिल जाए, क्षेत्र मिल जाए, है ना। तो इस परिस्थिति में जो है तब तक पटेल को पता चलता है, यहाँ पहुँचते हैं और जनमत संग्रह करवा देते हैं। वोट पूरा भारत के पक्ष में आता है, जूनागढ़ को भारत में मिला लिया जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना खिसिया जाते हैं यहाँ, है ना। खिसियाने से क्या फायदा। कहा जाता है लक्षद्वीप का एक इंटरेस्टेड कहानी है कि भारत को लगा कि लक्षद्वीप भारत से नजदीक है तो इस पर कब्जा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का नेवी जो है आकर इस पर अधिकार ले, और वो शख्स सही ही निकला। भारत सरकार जब यहाँ पहुँचती है उसके आधा घंटा के बाद पाकिस्तानी नेवी इधर से आती है। पता चलता है भारत तो पहले लक्षद्वीप पर अधिकार कर चुका है ना। तो लक्षद्वीप पर अधिकार हम लोग आधा घंटा पहले कर चुके थे। और भी कुछ क्षेत्र था जैसे दादर और नगर हवेली जो था वहाँ विरोध करवा देते हैं। तो पुर्तगाली सरकार जो था जो गोवा में था वो यहाँ से सैनिक ले जाने के लिए कहता है और भारत सरकार इसको अलाउ नहीं करता कि हम अपना क्षेत्र यूज करने नहीं देंगे। बेचारा जाएगा यूएनओ में, यूएनओ को बोलेगा। अब यूएनओ में भारत अपना एकदम साफ पलड़ा झाड़ देगा कि हमारा अपना क्षेत्र है भाई, हम क्यों जाने दें। यूएनओ भी कहेगा बात तो सही है, उसका क्षेत्र है वो जाने। तो इस प्रकार से दादर और नगर हवेली भी भारत में आ गया और आने वाले समय में ये पुर्तगाल भी गोवा को छोड़ करके निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा का थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। बेसिक्स थोड़ा सा जान लेंगे, बाकी अगला क्लास में देख लेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मुद्दा कुछ था नहीं। यहाँ का राजा जो थे वो हरि सिंह थे, हिंदू थे और यहाँ की 60-40 की आबादी में थी, यानी कि 40 में हिंदू आबादी थी और 60 में मुस्लिम आबादी थी। जनमत संग्रह के माध्यम से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजा तो पहले इनकार कर दिए। वो चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र देश के रूप में रहें, ठीक है। लेकिन अंतिम में जब पाकिस्तानी आर्मी या फिर पाकिस्तानी लोग जब हमला करते हैं जम्मू कश्मीर पर, तो वो हरि सिंह राजा जो है वो भारत के विलय पत्र पर दस्तखत करते हैं और पटेल जी अंत में मदद करते हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर भारत का अधिकार होता है। तब तक भारत जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र को पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। इस कारण कुछ क्षेत्र पर भारत का अधिकार और कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान का अधिकार। बाकी इसका कुछ पूरा कहानी जम्मू कश्मीर की पूरा कहानी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। एक क्लास चैप्टर नंबर 8 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था और बाकी आप लोग को नोट्स जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ के रूप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक एक है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा और नोट्स आपको हम इस चैप्टर का प्रोवाइड कर देंगे। तो आगे चल करके आप इसका क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं खुद से, ठीक है। हमें उम्मीद है कि बन जाएगा, है ना। और कोई अगर सवाल होगा तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।